हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न। पहले तो मैंने रीजनिंग करवा ही दिया है, अब जीके हिंदी वगैरह की प्रश्न बची है, तो आज उसको हम देखते हैं दोस्तों। जीके के प्रश्न कैसे प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। हालांकि ये प्रश्न करवाया भी था कुछ, लेकिन फिर भी अब पूरी करवा दूंगा। पहले था जो थोड़ी बहुत करवाया था मैंने, अब जो है पूरा कंप्लीट ही करवाऊंगा। आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कौन सी खरीफ फसल है, तो पता ही है मूंगफली खरीफ फसल कहा जाता है। बाकी जो है सो रबी की फसल है। अब नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर मैंने बताया ही था, सॉरी फिर नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर के बीच किए गए थे 1932 में, ठीक है। पूना पैक्ट याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपको याद भी होगा, लेकिन प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं जो हम सटीक से आंसर दे पाए। अपस्मार मृगी जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हम सभी को पता है इससे हृदय, मृगी से जो है कौन सा, हृदय, हार्ट जो है प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से। बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि और सभी ऑप्शन है देखने से ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को प्रतीक के रूप में, बहुत फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछा गया एसएससी जीडी ने, कब अपनाया था? 2010 में। रुपये का प्रतीक मतलब ऐसा ऐसा प्रतीक जो है कब अपनाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है कहाँ पे है? कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हम लोग को पता है हिल पैलेस जो है संग्रहालय केरल में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन है उस समय का, जिसमें प्रश्न पूछा गया, ऐसे 19 नवंबर को मनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। विश्व बैंक में वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में के बीच थी। मतलब उस समय क्वेश्चन है, लेकिन इसका दोस्तों हो जाएगा आप आंसर $3,996 से लेकर $12,375 के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? ये नई क्वेश्चन है, आप लोग भूलेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो है ये मेला लगता है पीर बुधान का, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपका आंसर नहीं होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों की उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों ये 2020 के करंट का है फिर से, तो इसका करिश्मा यादव को मतलब मिला था दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं बहुत सावधानी से आपका आंसर और करवा रहा हूँ, फिर भी अगर कोई प्रश्न में गलत हो या जो भी हो, आप लोग कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और मतलब क्या आंसर है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो दोस्तों अध्यादेश घोषणा करने की शक्ति तो आप सभी को पता ही है, राष्ट्रपति के पास ही होती है, तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना विंबलडन है दोस्तों, और सब नए हैं, और ये विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सबसे भारी गैस है? आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडान। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन जो है 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुकने के कारण कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। वो अपने खेल के दिनों में प्रतिनिधित्व करते थे, कहाँ के? उस समय करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो कभी भी करते रहे होंगे, पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये जो है डीन जोन्स कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के।
अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीयन कंपनी फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उस समय का है, ये भी करंट से ही संबंधित आप कह सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रोहित शर्मा को किया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। उत्तराधिकार उत्तराधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो उत्तराधिकार एक बहुत फेमस रहा है, पता ही आप सभी को। तो इसका हो जाएगा सामुदायिक विरासत का भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वित्त वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर की अधिकतम अधिनियम की धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण का भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की राशि कटौती का दावा किया जा सकता है और किस एक्ट के तहत? तो बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 80EB के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? करता है आप सभी जानते ही होंगे, महापौर करता है, और कौन करेगा? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवंबर 2020 में निम्न में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो अभी तो मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही बनते रहे, दूसरा तो कोई होगा नहीं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए। अब हम चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ऐसे इसका आंसर होगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। जो कार्बनिक सामग्री का भूमिका होता है, जलवायु कारक भी होता है दोस्तों, जनक शैली की प्रकृति भी होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम था? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, भूलना नहीं। सीरी फोर्ट दिल्ली में है। सीरी नाम क्या था? सीरी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? और तो ये भी बहुत पुराना और फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, गोल्डन बोट नामक क्वेश्चन। और हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित किया करते थे, उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उनको धर्मशालाएं कहा जाता था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अक्टूबर अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत ने डाक सेवा ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया? ये उसमें करंट का क्वेश्चन था। ऐसे इसका आंसर दोस्तों प्रीवियस ईयर के लिए यूएस है। अब हम चलते हैं हिंदी के प्रश्न। लैंग्वेज के भी प्रश्न की बात करना बहुत जरूरी है साथियों, चूंकि और फिर मैथ्स भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अब लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, लेकिन हम हिंदी ही देखते हैं क्योंकि मैक्सिमम अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में बताएंगे जो आप हिंदी भाषा से दे रहे हैं एग्जाम या इंग्लिश से, तो हम उस तरह डील इंग्लिश के भी प्रश्न को करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हिंदी देखते हैं दोस्तों। हिंदी में एक आध दो प्रश्न मैंने बनाने का तरीका है बताया था, लेकिन अभी टोटल 25 के 25 प्रश्न मैं डील करने वाला हूँ। विलोम शब्द चुने। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, सब लोग जान रहे हैं। अंतरीण नहीं होगा चूंकि इसका मतलब नहीं है और गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हिंदी के अगले प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना कम काम कर सकेगा। मोहन को क्या है? डर है, शंका है, आशंका है, भय। तो दोस्तों रोहन को शंका है कि वह मोहन इतना काम कर सकेगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए शब्द का विलोम शब्द आर्विभाव। हालांकि ये टफ है हिंदी के लिए, लेकिन चलिए आर्विभाव का तिरोभाव इसका जो है विलोम होगा। मतलब आर्विभाव मतलब होता है जो आपको खूब आवभगत करना, खूब इज्जत, लेकिन तिरोभाव मतलब आपको इज्जत बिल्कुल भी नहीं देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपको समय बचाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप बार पूरा इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ दिया गया, दिए गए रेखाखंड रेखांकित खंड को क्या प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे क्या उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और विकल्प की अगर किसी की बदलाव की नहीं, तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते इतना अंडरस्टूड में रहना है। ऐसे प्रश्न आया जब लाइनिंग वाली, तो इसमें ऐसा ही होगा। तो इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजारा और बसाया गया। इसमें जो अंडरलाइन है साथियों, इसमें क्या है? बदलाव की आवश्यकता है, अगर है तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है कई बार उजारा और बसाया गया। हमको लगता है कई बार उजारी और बसाई गई, कई बार उजारा और बसाई गई,
ठीक नहीं लग रहा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, बी नंबर ऑफ किसी कितनी बार उजारा और बसाया, कई बार उजारी और बसाई गई, यही सही आपका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो अमर मतलब कभी मरे नहीं, ऊसर जमीन के लिए होता है, कुलीन जो है आपका अति के लिए होता है, क्या बोलते हैं, कुल के लिए, वंश के लिए, तो अजर हो जाएगा दोस्तों, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर है ना। अब है मुहावरे। फिर से आपको पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, बस मुहावरा देख लेना और आप इसका आंसर दे देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब इस मुहावरे का जो सही अर्थ दोस्तों है, चुल्लुओं लहू पीना, जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना और मौत की तैयारी करना। तो दोस्तों बहुत कष्ट देना इस मुहावरे का अर्थ होगा, आप लोग अगर किताब पढ़ रहे होंगे तो। लेकिन फिर भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट करे, उसको प्राण निकल गए, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ, उसको जो है अशुद्ध है, उसके प्राण निकल गए, ऐसा होना चाहिए, उसको क्या होता है, इसलिए यही होगा निकल, ये सब सारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर वही बदलाव वाली, तो मैंने कहा एक बार आप इंस्ट्रक्शन जब पढ़ लेंगे तो ये जो 8 नंबर प्रश्न है तो वही चीज है, जो प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के हम अंडरलाइनिंग वाले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अंडरलाइन में क्या कहा गया है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। अब इसमें क्या होगा, तो दोस्तों जिस स्पर्धा किसी मित्र के साथ रिश्तेदार का कोई कंपटीशन तो हो नहीं सकता, ये तुलना होगा दोस्तों, तुलनात्मक तुलना किसी अन्य रिश्ते से, रिश्तेदार से क्या रिश्ता, जब मित्रता एक रिश्ता है तो रिश्तेदार तो होता नहीं है मित्रता, तो ये रिश्ता है, रिश्तेदार ना होकर किसी स्पर्धा भी नहीं होगा, तुलना होगा, और यहाँ है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रिश्ते से नहीं की जा सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है उसी ढंग का है, फिर 9 नंबर प्रश्न, मतलब कई प्रश्न इस ढंग से होता है, बदलाव वाली विकल्प की आवश्यकता नहीं, आप देख रहे हैं प्रतिवाद, तो हम सिर्फ सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ अंडरलाइन है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसमें क्या होगा दोस्तों, मुझे इसमें है पुरस्कार, पुरस्कार किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं तीनों पुरस्कार तो सबसे पहले लिखा हुआ ही जो उच्चारण है इसका गलत है, उच्चारण तो बोलने को कहते हैं, लिखने का व्याकरण भी गलत है व्याकरण के अनुसार, इसलिए किसी बदलाव की आवश्यकता दोस्तों नहीं, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए से क्वेश्चन, तो इसमें भी आप बस हाईलाइट देखें, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्या होगा साथियों, तो जिस पर विश्वास किया जा सकते उसका विश्वस्त, जो भी विश्वस्त है, आपका विश्वास थोड़ा सा प्रिंट एरर है लेकिन विश्वस्त इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, मतलब इसका व्याकरण रूप से सही वर्तनी क्या है, कालिदास लिखा गया है साथियों। तो ऐसे प्रश्न को अगर आप बनाते हैं तो बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इसको लिखना है, लिखना क्या है, जो मतलब लिख के देखना है जो कैसा सही आता है, लिखते लिखते ही आपका सही आ जाएगा। जैसे हमको कालिदास लिखना है तो का कालिदास जैसे ही लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन होगा, कालिदास होगा नहीं, कालिदास है, कालिदास में दरिकार है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समानार्थी शब्द चुने, राजा क्या होता है, समानार्थी जब एक ही ऑप्शन चुनना है, महीप को राजा कहते हैं, मयंक रत्नाकर मुकुंद होगा नहीं, तो महीप राजा को कहते हैं दोस्तों। अब है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठंडी हवा अच्छी लगती है, तो ठंडी हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन में क्या देख रहे होंगे साथियों, मातंग, अनल, आवास, अनिल, तो आप लोग बताइए हवा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, तो अनिल होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त, अब रिक्त ऐसे भी डॉट डॉट है तो लिखिए, 15 अगस्त को एक डॉट डॉट पर्व के रूप में मनाया जाता है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, ये राष्ट्रीय पर्व है, नहीं सांस्कृतिक है, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, ये राष्ट्रीय पर्व है दोस्तों। पढ़ते ही इसका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ऐसे प्रश्न को बिल्कुल सही करें, गलत न करें, लेकिन सावधानी से, हिंदी जो है लैंग्वेज है तो सावधानी से है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं, तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प चुने, इसमें दिए गए वाक्य में वह भाग आ गया जिसमें त्रुटि नहीं है। तो मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं,
इसमें कौन से भाग में जो है सो त्रुटि नहीं है? तो दोस्तों मेला में, हमको लगता है मेला में ही जो भाग है इसमें त्रुटि नहीं, बहुत सी चीजें बिकती है इसमें त्रुटि है, एक ही यही है जो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर इस प्रकार दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। तो ये तो बहुत बार पढ़े ही होंगे, विदुर कहलाता है, इसमें और कुछ देखने की जरूरत हमको लगता है नहीं है साथियों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोई त्रुटि नहीं वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हो गया। तो कौन से पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है? पूरा में कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के यहाँ तक का जो है पार्ट, अगर ऑप्शन के अनुसार, इसमें ऑप्शन के अनुसार इसमें हमको लगता है कोई त्रुटि नहीं, इज्जत के साथ उनका नाम लिखा गया है। तो इसमें क्या, तो बहुत दुख हुआ, कोई त्रुटि नहीं, या मृत्यु की जो है खबर सुनकर ये वहां, तो ये चीज है जो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोध से लाल होने वाला, क्रोध से लाल होने वाला निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है? अंगूठा दिखाना, कंचन बरसना, आग खुलना, आग बबूला होना। क्रोध मतलब क्रोध से लाल होने का मतलब है दोस्तों आग बबूला होना, ठीक है, आग बबूला होना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्यार्थी को का महत्व रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हुए। विद्यार्थियों को शांति सुख दुख का मतलब किसका महत्व समझना चाहिए दोस्तों? तो शांति का महत्व, और शांति ये गलत है व्याकरण रूप से, तो आपका शांति का स्पेलिंग यही सही, स्पेलिंग का मतलब जो भी है उच्चारण स्थान ये कह सकते हैं सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण, तो अब मैंने पहले बताया, सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप लिख के देखें, जो आप कैसे लिखते हैं। अगर आपका हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो लिखने में ही आ जाए। जैसे मैं लिखता हूँ चतुष्कोण, आप देखें चतुष्कोण ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको लगता है ये तो है नहीं, चतुष्कोण न नहीं है, छोटा न हो गया इसमें। इस चतुष्कोण में जो है सो ये स जो है सो तालाब्य स है, मूर्धन्य स नहीं, इसमें भी मतलब जो है सो स है बस, और दंती स है, इसमें ही एक जो है मूर्धन्य स, इसलिए डी आंसर आपका हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गद्यांश। गद्यांश में क्या है दोस्तों, जब भी ऐसा पॉइंट पॉइंट वाला हो, मतलब खाली स्थान हो, तो सबसे पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, आत्मविश्वास का अर्थ होता है पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति संकल्प से होती है, हमें पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही चुनती है। आत्मविश्वास ही वह है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। आपको क्या इसमें क्या समझ में आया? सबसे पहले समझ में आया जो ये आत्मविश्वास पे है, और अपने ऊपर आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर विश्वास। तो अब चलते हैं, इसके क्वेश्चन क्या पूछे गए, आपको ऐसे ही आंसर मिलते रहेगा। गद्यांश का रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त होता है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपनों पर विश्वास, स्वयं पे, सभी पे, दूसरों पे, तो स्वयं पे विश्वास, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, दो के लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा? दो में देखें, आगे पढ़े फिर। आत्मविश्वास की उत्पत्ति संकल्प से होती है। किससे होती है? कौन से संकल्प से? लचीले, दृढ़, बड़े, विनम्र। तो दृढ़ संकल्प से ही होगी ना आत्मविश्वास की उत्पत्ति। अब नेक्स्ट स्थान पे क्या आएगा? क्वेश्चन तो वही है नेक्स्ट, हमें पर यकीन रखना चाहिए किस पे? तीन का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तीन के लिए ऑप्शन है खुद पे, सभी पे, रिश्तेदारों पे, सहयोग पे। खुद पे यकीन रखना चाहिए, और क्या होगा? ये तो एकदम क्लियर है। तो इसमें तो आप नंबर एकदम पूरा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। खुद पे यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही चुमती है, तो कदम ही चुमेगी हमको लगता है यहाँ, लेकिन ऑप्शन देख लें क्या क्या ऑप्शन है। कदम, घुटने, सिर, हाथ, तो कदम चुमती है भाई आत्मविश्वासी व्यक्ति की। अब हम चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर अगला, आत्मविश्वास ही वह है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। क्या है आत्मविश्वास? अगर इसके ऑप्शन अगर देखे जाए साथियों, तो मैं बता दूं, लिखा गया है आत्मविश्वास पुस्तक है, शक्ति है, धर्म है, कर्म है। शक्ति है भाई, वही शक्ति है जो लोग की जो है सफल होते हैं। देख लेते हैं, शक्ति ही होगा यहाँ पे। आत्मविश्वास की वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। इस प्रकार आप हिंदी और कौन से जी के समान अध्ययन के प्रश्नों को आपने देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों मैथ्स के प्रश्न, कुछ मैथ्स भी देख लिया जाए, चूंकि ये सब तो हमने देखा ही है, किया भी है। तो मैथ्स प्रश्न अगर हम करते हैं दोस्तों,
तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सामने है। पहला प्रश्न ये है साथियों, एक्चुअली पूरा नहीं आ पा रहा है तो हम इसको पूरा स्क्रीन पे लाते हैं। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटा में, कितना घंटा में, 28 घंटा में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस कदर से केवल 7 घंटा तक ही कार्य करती है। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह संपूर्ण कार्य को 16 घंटा में करती है। ऐसे प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरे कार्य में लगने वाला कुल समय, घंटे का समय लगा 14, 21। आप ऑप्शन भी देख लें साथ के साथ। क्या है, 14, 21, 18, 19। तो ऐसे बनाने के लिए क्या है, जब वो 28 घंटे में पूरा काम, क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जो 28 घंटे में पूरा काम। अब देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 28 घंटे में एक काम, एक मिनट चला गया था। 28 घंटा में क्या है दोस्तों, एक काम है, लेकिन ये इस कदर कितना, 7 घंटा ही काम करती है। 7 घंटा ही दोस्तों काम करती है। इसका मतलब क्या है, 7/28 मतलब वो 1/4 कार्य ही पूरा करती है इस रफ्तार से। अब बचे हुए कार्य कितना बचा, 1 - 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 कार्य अभी भी बचा हुआ है। अब प्रश्न कहता है, आप सॉरी, 3/4 कार्य अभी भी बचा हुआ है। एक मिनट, हाँ, कितना, 3/4 कार्य अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब 3/4 कार्य किस स्पीड से करती है, तो लिखा है 16 घंटे में, संपूर्ण काम 16 घंटे में कर सकती इस रफ्तार से। तो कुल कितने घंटे का समय लगा, तो 7 घंटा तो पहले लगा ही चुकी है। अब हम देखते हैं 16 घंटे, जब 16 घंटा में एक कार्य होगा, 16 घंटा में क्या होगा दोस्तों, एक कार्य, या एक कार्य के लिए 16 घंटा लगता है, 16 आवर। तो 3/4 कार्य के लिए कितना लगेगा, आप देख सकते हैं कार्य, तो 16/1 गुने 3/4 जैसे ही करेंगे तो 16 × 4 = 64, मतलब 12 घंटा। और तो कुल कुल समय कितना होगा, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, कुल समय बराबर दोस्तों 7 घंटा पहले से जो लिया गया है, प्लस 12, 12 × 7 = 19 आवर। जो भी ऑप्शन में आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 19 कौन से ऑप्शन में है, तो 19 आपका डी ऑप्शन। तो इसका मतलब है आपका डी आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैं डिटेल्स भी बता रहा हूँ। स्टॉपेज को छोड़ के एक बस की चाल, ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस है, आप बनाते भी होंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर घंटा है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने समय के लिए रुकती है। दोस्तों जब, जैसा कि यहाँ मतलब इसका शॉर्ट यही है, जो 12 किलोमीटर का अंतर है एक घंटे में, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रत्येक घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती होगी दोस्तों, तो 12 मिनट के लिए रुकती होगी। अगर दूसरा टफ रहता तो पूरा डिटेल्स बताते, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा क्वेश्चन हम छोटा कर ले, जो सभी लोग पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ सके। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक्स कार्य का 1/3 भाग 3 दिनों में पूरा करता है, किया जा सकता है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, और y उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। x और y मिलकर 6 दिनों तक कार्य करता है, और z अकेला से इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो x क्या करता है साथी, x 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले हम देखें, x जो है किसी कार्य का कितना है, भाग है, एक मिनट देख लें, 1/4 भाग 3 दिनों में। इसका क्या मतलब है, 1/4 भाग 3 दिनों में x जो है क्या करता है, 1/4 भाग कितना दिनों में दोस्तों करता है, 3 दिनों में, 3 दिन। तो एक भाग कितना दिनों में करेगा दोस्तों, तो 4×3 = 12 दिन में करेगा, डे, ठीक है। वही हम बात करें, अगला स्टेटमेंट क्या है, इस प्रश्न का अगला स्टेटमेंट है, y उसी कार्य को 1/6 भाग को 4 दिनों में। y जो है, y क्या करता है, y उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में, 1/6 भाग कितना दिनों में, 4 दिन, यही लिख देता हूँ। तो एक भाग, पूरा भाग कितना में करेगा, एक भाग
6 चक 24 दिन में, जब जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 दिन, इसको सिंपल इससे गुना कर देना है, अगर आप समझ पा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें एक्स वाई और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। एक्स और वाई मिलकर क्या करते हैं, 6 दिनों तक कार्य करते हैं। तो इसका सिंपल ट्रिक, हालांकि बेसिक फार्मूला भी मैं बता सकता हूं, तो एक्स और वाई लिख लेंगे। यहाँ एक्स 12 दिन में एक कार्य करता है और वाई 24 दिनों में। तो ऐसे करेंगे, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 24, 24 इकाई 24 और 24 12, तो ये कुल यूनिट है दोस्तों कार्य का 24, और 3 यूनिट कार्य एक दिन में करता है, 3 यूनिट कार्य। तो 6 दिनों में कितना करेगा, 24 यूनिट कार्य जो है, इकाई कार्य नहीं 18 यूनिट, सॉरी 18 कार्य कर लेगा। तो आपका कितना बचा, टोटल कार्य है 24, 24 में से 18 करेंगे तो दोस्तों अब बचा है 6 कार्य इस अनुसार। अब हम चलते हैं, अब क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में कहा गया जेड अकेला शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जेड क्या करता है, शेष कार्य को। तो अब कार्य कितना बचा, अगर कुल कार्य है 24 और 24 में 6 बचा, मतलब 18 कार्य हो गया है, 18 हो गया है और 6 बचा है, इसका मतलब क्या है, 3 भाग हो गया, एक ही पार्ट बचा है। तो कार्य का 1/4 ही बचा है दोस्तों। अब क्या बचा है, 1/4, और 1/4 कितना दिनों में करता है, 8 डेज में। कौन सा करता है, एक में 8 डेज में करता है जेड। तो हम देखें जेड, ये है जेड 8 डेज में, तो जेड पूरा कार्य करेगा 32 दिनों में, ठीक है। अब आंसर क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही सही तुरंत आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट में। तो y और z एक साथ कार्य करते हैं, तो उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। अब y और z, तो y करता है वहां हमने दिखाया है 24 दिनों में, और z करता है साथियों कितना दिनों में, z करता है 32 दिनों में। एक मिनट, 24 दिनों में करता है y, वहीं वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। 24 दिनों में, y 24 दिनों में, और z 32 दिनों में। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 32 और 24 का एलसीएम 96 हो जाएगा, मतलब इसका जो बड़े वाले का है उसका गुणक में जो इससे भाग लग जाए वही आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो 32 दिया 96 और 24 96, कितना आया, 7 यूनिट कार्य यूनिट आया एक दिन में। तो अब कितने कार्य हैं कुल, 96, तो 96 भागा 7 जैसे ही करेंगे तो 13 सत्ते 91, और ये हो जाएगा 5, ठीक है दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन में आंसर है आप देख ली टोटल सॉल्यूशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर देखते हैं 13.5/7 दिन, 1391 और 5 95/7। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है एक दुकानदार 6,000 रुपया का माल खरीदा। क्या करता है दुकानदार, 6,000 का माल खरीदता है और क्या करता है, 40% माल को 8% लाभ पर बेच देता है। तो 6,000 का जैसे ही माल खरीदा, यहाँ 6,000 अगर हम लिख लेते हैं तो 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/5 बनेगा हमको लगता है, 2/5, 2/5 और 6,000, मतलब 40% निकालने के, सॉरी एक मिनट फिर से यहाँ लिखते हैं, 6,000 का, सॉरी 6,000 का 40% निकालेंगे दोस्तों। ऐसे तो दिख रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए मैं करके बता रहा हूँ, 2/5, 12×5 60 होता है, तो डबल जीरो बैठा देंगे तो 2400 हुआ ना। और फिर तो 60% कितना हो जाएगा, तो 6,000 में से जब 2400 घटाएंगे दोस्तों तो आपका 60% हो जाएगा, 60%, ठीक है। तो 3600 आ जाएगा घटाने के बाद। अब देखिए, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है जो 8% लाभ पे बेचा और इस लेन देन में कितना 25% का लाभ हुआ, तो शेष माल को उसने कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा होगा, दशमलव के एक स्थान तक। इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे
जो 8%, 40% मतलब ये है ऊपर वाला, तो 40% को 8% लाभ, तो 2400 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% कितना होगा 2400 का, 24 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16, 16 3 19, 192 रुपया मतलब यहाँ से ही फायदा कमाया। लेकिन टोटल पे कितना फायदा हो कह रहा है क्वेश्चन, तो 6000 का 25%, मतलब 25% निकालते हैं 6000 का, सिंपल 6000 का 25%, ठीक है 25%। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 1500 रुपया आएगा, इसका मतलब टोटल इनकम 1500 में अभी तक मात्र 192 रुपया यहाँ 8% लाभ से आया। तो बचा कितना दोस्तों, तो 1308 रुपया आपको ये इनकम लेना है, कितने किस में से, तो 3600, जो 60% बचा है, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। तो 3600 गुने जेड, और हम जेड वैल्यू मानते हैं, जेड परसेंट या कोई परसेंट, बराबर कितना 1308। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो जेड अगर परसेंटेज है तो 1308 बाई 36 कर देंगे। इसको जैसे ही आप दोस्तों सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 36 दशमलव कितना, 36.3%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर कौन सा है, तो 36.3, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक्चुअली मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। एक धावक 14 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान में 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट कितना 56 सेकंड लेता था समय, उसकी चाल क्या है। अब देखिए 14 मीटर का वृत्ताकार पथ है, 14 मीटर त्रिज्या का है, 14 मीटर। तो हमको पहले एक चक्कर में कितना होगा, यहीं पे हम लिख के देखते हैं, मिटा देंगे नहीं होगा तो एक चक्कर, चक्कर मतलब इसका जो भी परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, तो 22 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर 14 है, ठीक है। 7 दूना 14, 2 दूना 4, और 22 दूना 44 दूना 88, मतलब एक चक्कर में 88 मीटर आया। तो दोस्तों कितना चक्कर लगाता है, 8, 88 गुना 8 कर देंगे, 8 8 16, 8 8 16, नहीं नहीं 8 8 64, सॉरी 8 8 64, और हाथ में 6 आ गया हासिल, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 और 6 70, मतलब आपका 704, कुल कितना आ जाएगा 704 मीटर। 704 मीटर कितना सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 56 सेकंड, तो 2 मिनट के लिए 120 सेकंड और 56, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे साथियों, तो हो जाएगा 176 सेकंड, 176 सेकंड आ गया। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाए, इसको जब मतलब कट करेंगे तो 17 17 64, 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न में आपका है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है साथियों, हम देखिए आपके स्क्रीन पे, अब 5 + 5 का 5 भागा 5 -13 भागा 5 -2 का 3 भागा 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा टिपिकल तो दिखता है, लेकिन इसमें एक फार्मूला मैंने पहले भी बताया, याद रखना है आप सभी को, पहले का करी पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। सबसे पहले का की क्रिया होनी है इसमें, का जहां जहां है का मतलब गुना होता है, ठीक है, गुना। तो अब जैसे ही करेंगे का की क्रिया, तो 5 + 5 25 यहाँ हो जाएगा, इस का की क्रिया से भागा, अब बचा 5, अब है -13, फिर भागा 5 और -2, और फिर का की क्रिया करेंगे तो हम नहीं, भाग -2 का होगा, का की क्रिया करेंगे तो -6 हो जाएगा साथियों, और 6 और भागा 3, पहले का करी पीछे भाग। अब भाग की क्रिया करेंगे, भाग दो जगह है दोस्तों, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 25 भागा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस कितना 13, फिर भाग की क्रिया करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, और फिर माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ क्या है, का का मान हो गया 6, 6 भागा 3, मतलब यहाँ 13, 13 भागा 5, 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ, 6 भागा 3 तो 2। अब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा,
जैसे ही इसको सॉल्व करने चलेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 5 + 5, उसके बाद सबसे पहले जोड़ की क्रिया होती है 10, अब माइनस हो जाएगा 13/5 -2। जब नीचे 5 ले लेंगे तो यहाँ 10/50 -13 -5 गुना 10, 50 में से 10 गया 40, 40 में से 10 गया 30, 30 में से 3 गया 27, 27/5 आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये सब सॉल्यूशन आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ, जो ऐसा ना हो जो कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा हो तो यहाँ समझ ले। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न है, ₹1 का 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर समान ब्याज पर दर से 4.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रण से कितना रुपया कम है? 3298 रुपया कम है, तो एक्स का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम बताते हैं। हालांकि जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे जो ट्रिकी भी आएंगे, लेकिन ये नहीं है। सबसे पहले 12 वर्षों का साधारण ब्याज जब निकालेंगे हम साथियों, क्या निकालते हैं, ठीक है, 12 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 12 वर्षों का साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ क्या हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, PTR, P गुने T, P गुने T गुने R, P गुने T गुने R बाई 100 नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल होता है, टाइम होता है, रेट होता है बाई 100। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल कितना है, तो ₹1 मानते हैं। x का 8.5 क्या है दोस्तों, दर है, और इसका समय है 12, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर हमने लिखा है PT x गुने 12, x गुने 12 गुने 8.5, ठीक है, बाई 100। जैसे इसको लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व करने के बाद हमें आएगा ये 1.02x। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइए। अब हम निकालते हैं 4.5, मतलब 4.4/5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, वर्ष का ब्याज SI, वही ब्याज या SI सिंपल इंटरेस्ट, फिर हो जाएगा x इंटू, अब जब हम इस समय निकालेंगे तो 5 चौका 20, 4 24/5 आ जाएगा। समय के जगह हम क्या लिख देंगे, ऊपर में 24 और नीचे में 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ 8.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो हमारा आएगा 0.408 x। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है 4.4/5 वर्ष का मिश्रधन मतलब अमाउंट बराबर क्या हो जाए, x मूलधन प्लस 0.008x, यही होगा आपका। तो कुल हो जाएगा वो 1.408x। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कर रहा है प्राप्त मिश्रण से इतना कम है, समान राशि पर समान ब्याज दर से 4.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रण 3298 रुपया कम है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो हम इसको इस सॉल्यूशन करने के लिए वही करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं करके, क्वेश्चन कर रहा है कितना मिश्रधन हो गया 1.08x, और उसका ब्याज कितना शुरू में निकाला था 1.020x, बराबर कितना है 3298 रुपया कम है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे साथियों तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 8500 रुपया। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये आंसर आएगा ही आएगा, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हम दूसरे वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ए आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। विजेता को 48% वैध मत मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिला, 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, 34% मिला और बाकी वोट अवैध थे। तो ये आपका प्रश्न है। प्रश्न के बाद हम क्या करें, इसमें सबसे पहले करते हैं जो दोनों का परसेंट में अंतर कितना है। तो जैसे ही करेंगे 48 माइनस 34, 4 1 कितना 14%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 14% बराबर 21,000 वोट से हारा है दो साथियों। जब 21,000 से हारा है, यही बना देते हैं, ठीक है। तो 14%, इसका मतलब है जो 14% बराबर 14% बराबर 21,000, 14% बराबर 21,000, ठीक है।
21,000। अब हम निकालते हैं तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 21,000 बटे 14 कर देंगे। 14 सात दूना 14 सतिया 21, इसका मतलब हो गया ये 3,000 बटे 2, मतलब 1% बराबर 1500। कितना आ गया? 1% बराबर 1500। तो 100% कितना हो जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा दोस्तों यहाँ सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, एक वस्तु 630 रुपया में बेचे जाने पर 12.5% की हानि। यदि वस्तु को 840 रुपया में बेचा जाए तो लाभ है और हानि कितनी होगी? तो 630 रुपया में बेचे जाने पर कितना का हानि होता है? 12.5% का, यही ना है। तो इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब है जो 100 रुपए की चीज -12.5 जैसे ही करेंगे तो आपका आ जाए 87.5%। इसका मतलब है 87.5% बराबर 630 रुपये। तो अगर वस्तु को इतना बेचा गया है तो हम इसमें देखते हैं कि 100% बराबर कितना हो, यही तो आपका सीपी होगा। तो 100% बराबर 630 बटे 87.5 गुने 100, ठीक है, इंटू, यहाँ नहीं लिखाएगा, इंटू 100, ठीक है। कहाँ गया 100? ये 630 था ना हमारा, 630। 100% बराबर कितना हो जाएगा? मैंने कहा है 630 बाई 87.5 गुने 100। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। और सॉल्व करने के बाद हमको दोस्तों यहाँ आएगा 720 रुपया। वस्तु का जब सॉल्व करेंगे तो 720 रुपया आप काटेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 720 रुपया की चीज कितना में बेची जा रही है? 840, मतलब कितना ज्यादा में? 840 में बेची जा रही है, लगभग 120 रुपया। तो 720 का कितना परसेंट 120 होगा? 720 का 120 रुपया में बेचा जा रहा है ना, ज्यादा में, ठीक है। तो कितना परसेंट होगा? तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 720 का कितना परसेंट बराबर 120, तो बारछक 72 6, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? हम परसेंट देते हैं तो 100/6, 50/3, तो 16×3 = 48 और 2 50, मतलब सी आंसर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हालांकि मैथ से टफ ही आते हैं, आप हिंदी और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करें। हालांकि ईवी जिनको आता है उनके लिए टफ नहीं है। चार संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। औसत का मतलब गुना, इसका मतलब कुल संख्याओं का योग कितना होगा? 6 चौक 24, 240 गुना कर देते हैं तो शेष तीन संख्याओं का योगफल। पहली संख्या क्या है? शेष तीन संख्याओं के योगफल का 1/3। तो यहाँ हम लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। ये तीनों के योगफल का 1/3, 1/3 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। चार संख्याओं का औसत कितना है? 240। और जो पहली संख्या है वो क्या है? 1/3 है तीनों संख्या के योग। तो तीनों संख्या का योगफल कितना, अगर हम मानते हैं x है, तो पहली संख्या 1/3 हो जाएगा और दूसरी तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, तभी तो 1/3। अब हम इसको जोड़ते हैं x मान के, तो कितना हो जाएगा? 3x, 3x + x, 4x/3, सॉरी 4x/3, ये योग हो गया। 4x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 240, सॉरी 240, 80। इसको कट करेंगे तो 20। x बराबर कितना आया? 20। तो पहली संख्या ज्ञात करें, यही ना। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी हो जाएगी? x बराबर यहाँ नहीं, 20 कैसे आएगा? 8 नहीं, नीचे से नहीं कटेगा ना, सॉरी। इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। एक्चुअली जगह की कमी के कारण जो है क्या है, जो x + x/3 बराबर 240, यही आ रहा था ना। तो 3x + x/3 बराबर हो जाएगा 240। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 4x/3 बराबर 240, इसको सॉल्व किया तो आ गया साथियों कितना? 6 चौक 24, 60, और x बराबर हो जाएगा 180। तो पहली संख्या है x/3, हम लोग को पता है वहां से। तो जैसे ही करेंगे 180/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। आप देख लें आंसर आपका जो भी 60 है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, एक पर्स 99 रुपया में
में 10% के लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 90 का 10%, 9 रुपया होता है, मतलब 10% के लाभ पे इसका मूल्य रहा होगा सीपी 90 रुपया। यदि इसे 72 रुपया में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत, तो 90 से 72 कम होता है तो हानि ही होगी, तो लाभ वाला तो आंसर कभी होगा नहीं। अब हानि की बात कर ले, कितना रुपया, तो 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 18 रुपया। तो 90 का कितना परसेंट बराबर 18, तो 18×95 मतलब 20% की हानि है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो आभाज्य संख्याओं x और y, जहां x इज ग्रेटर देन y और एलसीएम है 253। आभाज्य संख्या का है और एक्स वाई का अंतर क्या है। तो 253 को जैसे ही ऐसा ऐसा प्रश्न कहीं भी आए साथियों, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे सोचना है जो आभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या हो सकता है। तो यहाँ जैसे ही करेंगे 253, 253 5 3 8 2 10, कोई भी मतलब इसका नियम नहीं पालन कर रहा है, ये 11 से कट सकता है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम है, एक एक संख्या बीच करके अगर दोनों को माइनस किया जाकर 0 आया तो लग रहा है यहाँ, तो 11 भागा 253, तो 11 दूना कितना होता है दोस्तों 22, तो 3 3 11 3 33, मतलब 23 गुने 11 ये संख्या है। इसका मतलब x जब बड़ा है तो x होगा 23, ये हो जाएगा 11, तो 23 माइनस 11 कितना 12, आपका आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 12। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज सामान्य वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रण इतना रुपया है, वही साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 7 वर्ष बाद मिश्रण इतना है, इसका मतलब 4 वर्ष का जो एसआई होगा, 4 वर्ष का ब्याज होगा, वही तो होगा 11,484 माइनस 9,136 करेंगे तो जैसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2,448 रुपया। आप घटाना जानते हैं, आप घटा लेंगे, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना है 2,448, 3 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा, तो 1 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों 612, 1 वर्ष का 612, तो 3 वर्ष का 36 1836 हो जाएगा। इसका मतलब 9036 में इतना ब्याज है, तो 9036 माइनस 1836 कितना हो जाएगा, कट कट ये 2 और ये दोस्तों हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, मतलब ये 7200 रुपया जो है आपका इसका पी हो गया। जब पी निकल गया तो और भी बात निकल ही जाएगी। ब्याज और वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दिया जाए तो सबसे पहले हमको ब्याज की दर निकालनी होगी। तो ब्याज की दर कैसे निकलती है, पता ही है, पी इंटू टी इंटू आर। जब ऐसे आप निकालेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा ब्याज की दर 8.5, और इसको सॉल्व करने के बाद 2 वर्ष का जो इसका दुगुना करेंगे, सबसे पहले तो इसको दुगुना करेंगे तो 17% आ जाएगा, और 17% से जब चक्रवृद्धि ब्याज साथियों निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2656 रुपया लगभग में ये आएगा। चूंकि टाइम बहुत लग रहा है, अगले क्वेश्चन में हम स्पेशली ब्याज का चैप्टर ही देख लेंगे जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी दोस्तों 850 है, 850 है, और अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ है जो अगर 100 रुपया किसी चीज का मानिए अंकित मूल्य है और 15% छूट दे दिया तो 85 रुपये, और 85 रुपया में 10% है लाभ, चूंकि x का 110, इसका कहने का मतलब x का 110% बराबर 85। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो हो जाएगा 850 बटे x बराबर 850 बटे 11, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। जब अंकित मूल्य कितना है, जब क्रय मूल्य इतना तो अंकित मूल्य 100। तो अब हम देखते हैं क्रय मूल्य अगर आपका 850 हो तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100, 100 बाई 850 गुने 11 गुने 850, जब इसको कट करेंगे तो 1100 आपका आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जल्द ही बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे इसको। ये क्वेश्चन है जो 3 से विभाज्य है और पी और क्यू का न्यूनतम मान निकाले। 3 से विभाज्यता का नियम यहाँ लगाना है। तो नियम क्या होता है दोस्तों, नियम इसमें है
अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 3 से विभाजित पूरा हो जाएगा। 7 5 12, 12 8 20, 20 और 0 20, 20 9 29 और 5 34। जब 3 से इसमें भाग देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 4 बचा, 3 इकाई 3, मतलब आपका 1 बच रहा है। एक बार और जोड़ लेंगे, हमको लगता है जोड़ने में कहीं दिक्कत सी है। 7 5 12 8 20, 20 9 29 और 5 29 5 34, ठीक है। तो अब कितना आया, 1 आ गया। तो P और Q का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो या तो फिर एक तो ऑप्शन में है नहीं जो होगा, तो 1 और 3 जब 4 जोड़ेंगे तो 4 न्यूनतम मान 4 हो जाएगा साथी। तो इसका आंसर वही है आपका। नहीं ये फिर 9 है, 9 5 14, 20 34 8 5 13 7 20। ऑप्शन में क्यों सही ऑप्शन उत्तर नहीं है, लेकिन आपका आंसर ऐसे ही निकलेगा दोस्तों, अगर 4 है तो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नहीं ये मतलब 34 है और अगला गुणक कितना कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है ना। 12 तिया 36 होता है, तो 2 जोड़ने के बाद, वही तो मैं सोच रहा हूँ, तो आपका आंसर 2 होगा साथियों, 2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य कितना है, 1600, और जिसमें 1450 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत दशमलव जिससे 1450 में बेचा जाता है, तो 150 रुपया की कमी हुई, कितना 1600 में। तो 1600 का 150 रुपया कितना परसेंट होगा भाई, उतना घटा हो जाएगा। तो 1600 का 1600, तो 150 भाग बाई 16 करेंगे, तो जैसे ही करेंगे तो 8 आ जाएगा 75। तो 8 9 8 72, तो 9 वाला आंसर हो जाएगा बी आपका। पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, जब एक ही ऑप्शन है तो आएगा ही आएगा। 320 मीटर, 231 मीटर और 319 में त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल से कितना 15 गुने है, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा वैसे ही। इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा ये दोनों छोटा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा है, तो ये ट्रिक बनाता है, ट्रिक बनाता है जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार बट्टे लंब होता है, हम जानते ही बी गुने एच, तो हाफ इंटू 220 गुने 231। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब मैं इसका आंसर सॉल्व करने के बाद साथियों आंसर पे चले या फिर पूरा डिटेल्स बता दे, पूरा डिटेल्स भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं फिर पूरा डिटेल से है साथियों आपका। जैसे 220 था ना एक भुजा त्रिभुज का, अगर एक कोई त्रिभुज है, ऐसा ही ना त्रिभुज है, एक भुजा कह रहा है 220 है, एक 231 है, और एक कितना है, एक भुजा की लंबाई दोस्तों है 319। 319, तो ये जो है ट्रायंगल के रूप में जब स्क्वायर करेंगे आप 231 का होल स्क्वायर जोड़ 220 का होल स्क्वायर, तो बराबर आपका 319 का होल स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो ये हाइट है तो ये बेस हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 231 इंटू 220, तो क्षेत्रफल आपका कुल गुना करने के बाद आपका कुछ आएगा 25410 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे बनाते बनाते याद है। और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है इसका, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का ही 15 गुना है, इसलिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साथियों, बाई 15 करेंगे तो इसको कटने के बाद आपका आ जाएगा क्षेत्रफल 1694। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आपका निकलेगा, सॉल्व करने के बाद आर जो त्रिज्या है इसका साथियों, त्रिज्या आ जाएगा 539 539। अब हम बात करते हैं 539, जैसे ही आएगा आर स्क्वायर तो आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा 539, तो आपका आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7√11। अब इसका व्यास कर देंगे, व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2r, तो 2 गुने 7√11 बराबर 14√11 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 14√11 आपका आंसर है, तो 14√11 ए आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है
रेशियो से 1400 इतना रुपया की राशि एबीसी में इस तरह बांटा जाता है। तो जैसे ही ऐसा आए तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 5 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 5 3 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 5 6, तो 3 नहीं, यहाँ होगा नहीं, बोर्ड पे ही मैं ले चलता हूँ। 6, मतलब एलसीएम लेना है दोस्तों हमें कितना, 3 5 6 का, सॉरी 3 5 6 एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो 3 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो इसको 5 3 15 और 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। जब 30 आ गया तो जो भी ये रेशियो दिया गया है, एबीसी का ही रेशियो दिया गया था ना, ए बी सी का रेशियो दिया गया था दोस्तों, 2/3, 2/3 इज टू 3/5 इज टू 5/6। ये तीनों का एलसीएम लिया तो इसमें हम गुना कर देंगे 30 से, गुने 30 गुने 30 गुने 30, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 10, ये 20 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 25, ये आपका एबीसी आ गया। अब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है हमारा साथियों यहाँ पे जो C माइनस ए, क्वेश्चन पे भी चलते हैं। कह रहा है क्या, ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। या तीनों का राशि कितनी है, ये तो मतलब कुल राशि है 14,175। तो सी के हिस्सा, ए और सी के हिस्सा का अंतर ज्ञात हमको करना है। तो कुल राशि इसी के बराबर होगा। तो इन तीनों का जब योग करेंगे दोस्तों 45 और 18, 45 जो और 18 करेंगे, 8 5 13 के 3 और 4 1 5 1 4 63 आ गया। और इन दोनों का अंतर कितना है, ए और सी यही है ना, 5। तो हमको लगता है क्या आ जाएगा, 5/63 बराबर कितना रुपया है, 14,175, 14,175, 14,175 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 गुने 14,175 करेंगे तो 1,125, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लें, 1,125 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विनीता 12,000 रुपए की धनराशि 9% की साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर 18,480 रुपए का मिश्रण प्राप्त होता है। उक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी? तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा होगा वो हो जाएगा ब्याज आपका। तो एसआई कितना हो जाएगा, 6,480। जब इसको सॉल्व करेंगे पीटीआर के फॉर्मूला पे तो दोस्तों आपका ईयर आ जाएगा, और ईयर आपका होगा दोस्तों यहाँ 6 वर्ष। टाइम बहुत सा लग गया है तो अब बहुत लंबा करने का मतलब नहीं है, फिर अगले वीडियो में भी समझाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3/4 है। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है। तो इसको हम देखते हैं, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, माना कि दूसरी संख्या x, अगर पूरा नियम से चलते हैं तो माना कि सेकंड नंबर जो है आपका, सेकंड संख्या x x x पूरा लिख देते हैं। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहली संख्या दोस्तों हो जाएगी, पहली संख्या 3x/4, यही आपका हो जाएगा। तो दोनों का व्युत्क्रम का औसत कह रहा है। दोनों का व्युत्क्रम जब उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3x। तो दोनों का औसत मतलब 1/x प्लस 4/3x का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 2 करेंगे नीचे तो इसका औसत आ जाएगा 7/6x। और यही संख्या दिया गया है 7/48। जब इसको हम सॉल्व करेंगे साथियों तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा। और x बराबर जैसे ही सॉल्व हम करते हैं तो x यहाँ पे आ गया, x बराबर 8। और तो हमसे पूछा गया है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है, 3x/4, 3x/4। जैसे ही करेंगे 3/4, x का वैल्यू 8 कर देंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए सीटों की वृद्धि पे है, तो इसको आप सॉल्व जैसे ही करेंगे
जैसे नया अनुपात निकालना है, अनुपात दिया गया है तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर साथी होगा 2:3:4। और नहीं आया तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत लेंदी ही होता जा रहा है वीडियो। ठीक है, किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुना करने पर उस संख्या का 75% की वृद्धि हो जाएगी। किसी संख्या को किस संख्या से गुना करने पे कितना 75% की वृद्धि हो जाएगी। किस संख्या से गुना करें, कोई संख्या x है, इतना संख्या दिया गया है तो 75% मतलब वो 75% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम गुना करके देख लेते हैं 3/4। जैसे 3/4 से तो ये 75% ए होगा नहीं, ए नंबर ऑप्शन। अब बी नंबर ऑप्शन 7/4 से करते हैं तो 7x/4। तो दोस्तों ये हो जाएगा, दिख रहा है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा आपका। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बहुत हल्का, आप सभी कमेंट में बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न की भी आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, और 25 का भी अगर नहीं सॉल्व होगा तो ये तीनों क्वेश्चन जो है हम दोबारा करेंगे, तो आप ठीक से देख लें साथियों तीनों प्रश्न, और आप लोग सॉल्व करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से नई टॉपिक लेके, और उम्मीद करता हूं जो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। और फिर से निवेदन है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ एसएससी जीटी की पूरी सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।